नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है डॉक्टर आशीष मुंदड़ा जी, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन से ही इच्छा थी डॉक्टर बनना है, या फिर पढ़ते हुए ऐसा लगा कि नहीं यार ये डॉक्टर ही अच्छी है, तो फिर डॉक्टरी करने लग गए? ये बहुत अच्छा सवाल है। एकदम बचपन से तो नहीं थी, लेकिन नाइन्थ टेंथ के बाद मेरे मामा जी जो संबलपुर में रहते हैं, वो मेडिकल एजेंसी का बिजनेस था उनका। तो उनके लिए डॉक्टर जो है वो एक थोड़ा आइडियल पर्सन हुआ करते थे। तो बोले कि तू डॉक्टर बनना, तू बड़ा होके डॉक्टर ही बनेगा। तो उस इंसिडेंस के बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। फिर धीरे धीरे उस रास्ते में आगे बढ़े और मेरे कुछ दोस्त थे, जो हम 3-4 दोस्त 10th क्लास से थे, 11th 12th भी हमने बायो से किया और सभी ने ठाना कि हम डॉक्टर बनेंगे। और किस्मत से उन 5 दोस्तों में से 3 दोस्त डॉक्टर हैं। आपके समय में जो पीएमटी की तैयारी हुआ करती थी और आज जो नेट की तैयारी हो रही, कितना डिफरेंस है दोनों समय में, अगर आप बोलें? हमारे समय में पीएमटी की जो तैयारी थी वो एक डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि उस समय कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। उस समय कोई यूट्यूब नहीं था, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं थे। उस समय कोई अच्छी गाइड्स नहीं थी, उस समय अच्छी कोचिंग नहीं थी। मैं सिर्फ 2.5 महीने के लिए इंदौर एक कोचिंग में गया था। तो वहां तो इतना हाई फाई पढ़ाया कि ऐसा लगा कि शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। फिर लेकिन दोबारा रीस्टार्ट किया और करीब लगभग 2 साल की तैयारी के बाद फिर सिलेक्शन हुआ। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, बुक्स हैं, गाइड्स हैं। तो इतनी सारे मटेरियल हैं कि अब जो है कोई भी बच्चे को मटेरियल की कमी नहीं होगी। यदि उसमें टैलेंट है, उसका आईक्यू अच्छा है, तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट हो सकता है। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट की, 25 लाख बच्चे लगभग अपीयर होते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो बाकी 24 लाख बच्चे क्या करें? जैसा कि आपने ये सवाल पूछा, ये बात सही है कि रेशियो तो काफी कम है उस हिसाब से, क्योंकि हर 25 बच्चे में से एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा। अब उनमें से जो 24 बच्चे बचते हैं, यदि उनके नंबर्स नियर बाय हैं, यदि जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, यदि पहले अटेम्प्ट में उनके नंबर थोड़े नियर बाय हैं कि मैं 50 नंबर से चूक गया, मैं 100 नंबर से चूक गया, तो डेफिनेटली एक बार और तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी करके सेकंड बार जो भी मिलता है उसे ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज जो और बच्चे बचते हैं तो उन्हें फिर मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 बार से ज्यादा उसे अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि वो फिर वही है कि लाइफ जो है वहां पर स्टक हो जाएगी और फिर आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। आप जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और तो क्या ऐसा लगा था कि जब आप पीएमटी किए कि नहीं मुझे हड्डी रोग विशेषज्ञ बनना है, या कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट था फिर ये आपको मिला और आपने फिर इधर ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ? नॉर्मली एमबीबीएस करते हुए ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं पर्टिकुलर ऑर्थोपेडिक लूंगा कि जनरल सर्जरी लूंगा, मेडिसिन लूंगा। वैसे मेरे हिसाब से मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में था, एमडी मेडिसिन में बनना चाहता था। बट वहां पर क्या होता है कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है तो आपका एक वो बनता है, मतलब रैंकिंग आती है। अब रैंक में जो अवेलेबिलिटी है आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो पहले भी बहुत स्ट्रगल, 2 साल 3 साल उसकी नीट की तैयारी, 5 साढ़े 5 साल पढ़ाई, फिर इसके बाद और ये, इसके बाद ये फर्दर एग्जाम। तो इतना थक चुके थे उस समय और पजल्ड हो चुके थे कि लगा कि यार अब जो मिल रहा है अभी तो ले लो, फिर देखा जाएगा। तो फिर मुझे ऑर्थोपेडिक
में डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक भोपाल में मिला, तो उसको मैंने लिया। फिर उसके बाद मैंने डीएनबी कोर्स एक और होता है, तो वो उसको मैंने टाटा टेल्को से किया। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस क्लास फैमिली से हूं मैं। मेरे यहाँ मेरे फादर, मेरे चाचा, सभी लोग का क्लॉथ्स का बिजनेस है, होलसेल और रिटेल का, काफी पुराना, मतलब मेरे दादा के जमाने का बिजनेस है। और मैं बेसिकली शहडोल का रहने वाला हूँ। तो फिर चूंकि वो एक फैमिली बिजनेस था, यदि मैं डॉक्टर नहीं बनता, ये भी एक रीजन मान सकते हैं कि मुझे लगा कि यार यदि मैं यहीं रहूंगा तो फिर मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो मैंने दम लगाया कि मैं डॉक्टर बनता हूं, तभी मैं इस बिजनेस से बाहर निकल पाऊंगा। तो कभी मतलब चूंकि बिजनेस फैमिली से आप आते हैं, तो कभी ऐसा मूड नहीं हुआ कि बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस लाइन में वापस जाना चाहिए? नहीं, लेकिन बिजनेस आइडियाज हैं। और मैं हॉस्पिटल के अलावा एमआरआई सेंटर का पार्टनर हूँ। 24/7 मेडिकल स्टोर्स भी रन करते हैं, कुछ लैंड परचेज करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है। तो बिजनेस प्लानिंग तो है। अभी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप देखे होंगे तो मोस्टली पेरेंट्स अभी बच्चों के ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है, और उस दबाव में आकर बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों पे दबाव बनाएं या ना बनाएं, या कैसे क्या करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूं। लेकिन 10th क्लास में जब मेरी बेटी आई तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू डॉक्टर ही बनेगी? तो उसको बनना था। फिर भी मैंने पूछा तो बोली हाँ बनूंगी, इसमें क्या डाउट है। तो लेकिन फिर 3 महीने बाद मैंने फिर वो सवाल पूछा कि बेटा तू डॉक्टर ही बनेगी? तो बोली कि आप बार बार ये सवाल क्यों पूछते हो? तो मैं बोला बेटा डॉक्टर बनने की जो राह है इतनी टफ है, यदि ये डिसीजन तू खुद नहीं लेगी, सिर्फ पापा मम्मी के बोलने और समाज में किसी के देखने या बोलने से लेगी, तो तू नहीं उसको फेस कर पाएगी, उसको बियर नहीं कर पाएगी। आज मेरी बेटी 2nd ईयर में है, तो जब वो 1st ईयर पूरा जब कॉलेज में गई और उसने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए, तब उसको समझ में आया कि मैं ये सवाल क्यों पूछता था। तो मेरा पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप सबसे पहले बच्चे की रुचि जानिए। यदि उसको डॉक्टर बनना है तभी उस डायरेक्शन में उसको जाने के लिए बोलिए, क्योंकि वो बहुत टफ है। उसका एंट्रेंस टफ है, उसकी पढ़ाई 5 साल की टफ है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन टफ है, और पूरी लाइफ टफ है। जैसे कि हम लोग लगभग 30 साल उस लाइफ को जी चुके हैं, तो वी नो हाउ टफ इट इज, एंड ग्रेजुअली इट इज मोर टफर एंड टफर। सामान्यतः डॉक्टर्स जो होते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा करते हैं डॉक्टर? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। मैंने तो अपनी बेटी को फिर से पूछा कि तू बनेगी क्या? चूंकि वो जब एक डॉक्टर को देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, तो ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। उनको यदि उनको लगता है कि डॉक्टर की लाइफ अच्छी है, और तो वो इसलिए उसको ऑप्ट कर लेते हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे और उस दौरान कैसा पेरेंट्स का सपोर्ट था? पेरेंट्स चूंकि बिजनेस फैमिली से थे, तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा एमबीबीएस करने जाएगा, और ये कि बेटा बिजनेस ही करना है, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट्स ने सिर्फ इतना ही सपोर्ट किया, हाँ बेटा ठीक है, तू तैयारी कर रहा है तो कर ले, हम तो तेरे को कुछ नहीं पढ़ा सकते, ना हम बता सकते, ना हम इतना पैसा खर्च कर सकते कि 2-2 3-3 साल तू कहीं बाहर जाके पढ़ाई कर, तुझे खुद करना है जो करना है। तो मैंने शहडोल पे रह के ही 2 से 3 साल तैयारी की, और खुद किताबों को पढ़ा, खुद गाइड्स को सॉल्व किया। बहुत ज्यादा सपोर्ट पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसका भी नहीं था। हमारे कुछ दोस्त थे, जैसा मैंने बताया, वही आपस में मिल के डिस्कशन करके हम कोई टॉपिक को सॉल्व करते थे।
जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोचिंग कंपलसरी है या कोचिंग करना ही पड़ेगा या बिना कोचिंग के सेलेक्ट नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। बट आज की डेट में जैसा कि मैंने बोला कि आज कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। सारे मटेरियल, जितनी बुक्स हैं कोचिंग की, जितनी गाइड्स हैं, सारी अवेलेबल हैं। तो यदि कोई बच्चा चाहे कि घर पे बैठ के इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उन बुक्स और मटेरियल के साथ तैयारी करना चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है। इसका एक उदाहरण मेरी भतीजी है खुद की, जो कि शहडोल में रहती थी और उसने सेकेंड अटेम्प्ट में 685 नंबर लाए थे घर पे तैयारी करके। हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे, क्या हॉबी है आपकी? जब से डॉक्टरी प्रोफेशन में एंटर किए तो डॉक्टर को ही, अपने प्रोफेशन को ही मैंने अपनी हॉबी बना ली। कि जैसे 5.5 साल शुरू के थे जी। उसमें अपना पढ़ाई करना, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खेलना कूदना। शुरू में बैडमिंटन और क्रिकेट वगैरह खेलते थे, लेकिन वो बचपन की बातें हो गई, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। उसके बाद लाइफ इतनी उसी में उलझ गई, डॉक्टर MBBS करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, अपने आप को सेटल करने में। तो ऐसा कुछ, बट ये है कि जैसे थोड़ा फॉरेन घूमना, एक अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस पे जाना, अच्छे घर में रहना, अच्छी कार में घूमना, एक अच्छी लाइफस्टाइल को मैंने अपनी हॉबी बनाया और वैसा ही मैं कर रहा हूँ। अभी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसको मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया 25 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के है। गवर्नमेंट सीट बोले तो सिर्फ 50,000 के आसपास है। तो है तो ये टफ एग्जाम, पूरी तन्मयता से, पूरी अपनी जोर लगा के, पूरे जो भी मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा जो भी करें एक चीज को डिसाइड कर लें कि भाई मैं ये कोचिंग करूंगा, ये गाइड पढ़ूंगा और ये बुक पढ़ूंगा। कई बार लोग हैफाजार्डली पढ़ते हैं, ये भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लूंगा, उससे फिर वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको कई बार उस चीज को रिवाइज करना है। तो एक गाइड और एक बुक डिसाइड करना चाहिए और उसी को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, वो पर्याप्त है। भारत में जो आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? आप संतुष्ट हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि और एडवांस हो सकती है? भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं आज की डेट में यदि हम 20 साल 25 साल पहले से कंपेयर करें तो काफी बेहतर है। और इसमें बेहतर होने का जो रोल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फैसिलिटीज काफी बेटर हुई हैं यदि हम 25 साल पहले से कंपेयर करें, क्योंकि मैं 25 ईयर से खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं उसी समय तक का बता सकता हूं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े, मतलब मुंबई से लेके दिल्ली से लेके बड़े बड़े जो इवन आज मैं बोलूंगा रायपुर में भी 250-250 300 बेड के हॉस्पिटल हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आगे जैसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल जो सिर्फ मुंबई में है, आज वो रायपुर में या इंदौर में, भोपाल में अपनी ब्रांचेस डाल रहा है। तो फैसिलिटीज तो काफी इम्प्रूव हो रही हैं और डेफिनेटली आगे भी होंगी ही। आशीष जी, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो है काफी कुछ सीखेंगे और काफी मोटिवेशन मिलेगा उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।